Good morning, everyone. Good morning, guys. A very good morning to all of you. Good morning, good morning. तो कैसे हैं आप सब? Yes? क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? एक बार मुझे बताएं. I'm audible clearly? Yes? चलिए, तो सेशन में फटाफट से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को यहां पर जोड़ें. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. तो कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? चलिए फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में. इस वीक हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि सीएसआर नेट के लिए पार्ट ए के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन टॉपिक्स को हम करने वाले हैं इसलिए. ठीक है, कौन कौन से टॉपिक करेंगे ये ऑलरेडी चैनल पे हमने शेड्यूल कर दिया है. ठीक है, तो आप लोगों को ये 6 दिन अच्छे से जुड़ जाना है, क्योंकि यहां से कम बिलीव मी 7 to 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 यहीं से बनने वाले हैं, है ना? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. तो भाई कैसे हो? बढ़िया. आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छा हूं. तो इस वीक हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. तो ये वो टॉपिक्स हैं. आज नंबर सिस्टम करेंगे. ओके, आज बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में. फिर बात करेंगे कल पजल्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग. पजल्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. भाई नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं. साथ ही साथ पजल के 2 सवाल मिलेंगे. ऑब्जर्वेशन स्किल के अंदर भी आपको 2 सवाल मिल जाएंगे. स्पीड टाइम डिस्टेंस 1 to 2 क्वेश्चन. मिसिंग सीरीज का 1 सवाल. और बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स में से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे. तो कम से कम घुमा फिरा के बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन इन लेक्चर से मिल जाएंगे. यस, ऑलराइट. तो वेलकम यू ऑल. तो फटाफट से जुड़ जाइए. और नंबर सिस्टम में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. हालांकि टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं बहुत बार, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम तक इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टच में रहें. कुछ जो कंसेप्ट है भूले ना, बार बार उनको रिवाइज करें, क्योंकि वैसे ही कंसेप्ट से आपको सवाल मिलेगा, तब आपको याद आएगी क्रैश कोर्स की. आ गए सब लोग? यस, गुड मॉर्निंग गाइस. सेशन में जुड़ जाइए. और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में. नंबर के कितने टाइप्स होते हैं. फिर हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में. व्हाट आर एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, उससे कैसे सवाल पूछे गए थे पिछले साल. फाइंडिंग द यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट कैसे निकाला जाता है किसी भी गिवन एक्सपोनेंशियल टर्म का, उसके बारे में बात करेंगे. देन वी विल डू सम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल दिस कंसेप्ट. ठीक है, यस. चलो करें स्टार्ट. तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप लोग भी इक्वली पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपको ये सब चीजें पहले से आती हैं. थोड़ी बहुत चीजें जो कंसेप्ट नहीं आएंगे बीच में, मैं आपको फिर से समझा दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर. तो क्या है नंबर्स? व्हाट आर नंबर्स? जितने भी इस दुनिया के अंदर नंबर है, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल में हो, या कैसे भी नंबर हो, ठीक है, उन नंबर्स के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं. तो सबसे बेसिक जो कॉमन टाइप ऑफ नंबर है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या है भाई? नेचुरल नंबर का मतलब है ऑल द काउंटिंग नंबर्स. जब हम काउंटिंग करते हैं ना, तो जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं. तो ये चीज याद रखें, जो काउंटिंग नंबर है वो 1 से स्टार्ट होती है. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू प्लस इनफाइनाइट. तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर. छोटी छोटी सी बातें हैं, बट बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कभी कभी 0 से स्टार्ट कर देते हैं नेचुरल नंबर, पर नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगी.
क्लियर है, सिंपल सी बात। विच डू नॉट इंक्लूड जीरो और नेगेटिव टर्म्स, जिसके अंदर जीरो नहीं आएगा और कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आएगा, दैट आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। इसके बाद नंबर 2 इज होल नंबर्स। भाई होल नंबर के अंदर सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है हमारे वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ इसमें जीरो भी आएगा, उसको हम बोलेंगे व्हाट, होल नंबर्स। ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू प्लस इनफाइनाइट, वी कॉल इट होल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, होल नंबर बोलेंगे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, एज वेल एज निगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे इंटीजर। क्या, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हमने अभी पढ़े 1 से लेकर इनफाइनाइट, जीरो भी आ जाएगा तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे, एज वेल एज नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि देखो कुछ इस तरह से, जीरो आएगा, 1, 2, 3 अप टू प्लस इनफाइनाइट, अप टू प्लस इनफाइनाइट, और साथ ही साथ नेगेटिव टर्म्स -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? यस, ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यानी कि ये समझ गए। इसके बाद इवन ऑड नंबर्स, तो आसान है भाई, ये तो पता है सभी को, सारे के सारे नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजल हो जाए वो कहलाए जाएंगे इवन। एनी नंबर which will be completely divisible by 2 called as even number, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। odd numbers, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, that will be called as what, odd numbers। सिंपल बात है, even and odd। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? Very good. Any number which will be divisible by 2 will be called as even, neither it will be a odd number। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। Next, very important, that is prime। What are prime numbers? किस किस को पता है भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, any number which is divisible by itself or 1 is called as prime number। ऐसा नंबर जो कि या तो खुद से डिवाइड हो जाएगा या 1 से डिवाइड होगा, उसको बोला जाता है क्या, वी कॉल इट प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये चीज याद रखें कि कभी भी मिसिंग सीरीज में अगर आपसे पूछा जाएगा, प्राइम सीरीज पूछ लेगा, तो 1 कभी भी प्राइम नंबर सीरीज में नहीं आएगा, ये चीज याद रखो। यस, राइट। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। अभी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो सारे के सारे नंबर जो कि 1 से ग्रेटर हो और नॉन प्राइम नंबर हो, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। देखो कैसे, ग्रेटर देन 1 एंड नॉट अ प्राइम, प्राइम नहीं होने चाहिए और 1 से बड़े होने चाहिए। देखो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ध्यान से देखो, 1 से तो ग्रेटर होना चाहिए, तो यानी कि 1 तो नहीं होगा, हटा दो इसको, और नॉन प्राइम होने चाहिए। भाई सारे के सारे प्राइम नंबर को हटा दो, 2, 3, 5, 7, तो क्या बचे 4, 6, 8, 9, 10। तो ये सारे के सारे नंबर कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। दीज आर ऑल कंपोजिट नंबर, है ना। गुड। तो यहां से आप लोग क्या समझे कि 1 को ना तो मैंने प्राइम की कैटेगरी में रखा है, ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में रखा है। तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है।
तो ये चीज याद रखें, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो 1 को ना तो प्राइम में रखूंगा और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में रखूंगा। यस, याद रखिए हमेशा सारे के सारे नॉन प्राइम नंबर और 1 से ग्रेटर होगा वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि सिंपल सी बात है, जिसको मैं न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख पाऊं उस नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर कॉल्ड एज रेशनल नंबर। जैसे कि 3/4 लिखा है, 18/1 है, 5 है, 6 है, 7 है, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 5, 6, 7 ये सारे नंबर भी क्या रेशनल नंबर होंगे? ये तो फ्रैक्शन में दिखते नहीं है, फ्रैक्शन में दिख नहीं रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं। 5/1 तो लिख सकता हूं ना, 6/1, 7/1, तो दीज आर ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, तो बताओ एक एक एग्जाम्पल दो, सभी लोग एक एक एग्जाम्पल दो रेशनल नंबर का, जो भी समझ में आता है बताएं। फिर उसके बाद बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। बताएं एक एक एग्जाम्पल। सभी को बताना है भाई, बताओ फटाफट से। p अपॉन q फॉर्म होता है, ये तो बात ठीक है। आई एम आस्किंग अबाउट वन एग्जाम्पल। द नंबर 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। बेस्ट, यस, वेरी गुड, एकदम सही कहा आपने कि नंबर 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। यस राइट। 2/3, 1/11, 9/1, 4/5, वेरी गुड, 4/7, ठीक है। तो यानी कि आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रेशनल में मैंने बोला जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो कहलाएगा रेशनल। जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर विच विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इर्रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कि पाई है, पाई का वैल्यू आपसे जैसे मैं पूछता हूं तो आप बोलोगे 22/7, जो कि सही है, ठीक है, पर एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल वैल्यू है दैट इज 3.141592। ठीक है, ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। 22/7 मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि 22/7 कैलकुलेशन में आसानी से हो जाए, इस वजह से मैं 22/7 यूज करता हूं। और आपसे कोई पूछेगा पाई क्या है, क्या रेशनल है कि इर्रेशनल है, तो हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आए कि पाई एक रेशनल है या इर्रेशनल है, तब आपको उसका 3.141 वाला वैल्यू याद रखना है। तो इसलिए पाई इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। क्या होगा भाई? हमेशा ये इर्रेशनल की कैटेगरी में आएगा पाई। अगर स्पेशली बोलेगा 22/7 क्या है, क्या 22/7 क्या है, तब आप बोलोगे ये क्या है, तब बोलोगे रेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 खुद में एक फ्रैक्शन है, तो वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर। लेकिन पाई पूछेगा तब 3.141 याद रखना है, जो कि उसका एक्चुअल वैल्यू है, विच विल बी इर्रेशनल नंबर। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है ना। यस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जो भी ज्वाइन हुए हैं अभी जुड़ जाइए फटाफट से, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल, राइट। चलो, तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। फिर आपके सामने आएंगे डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ये है हमारे कुल मिला के टाइप्स ऑफ नंबर, जो कि आपको बेसिक चीजें और पता होनी चाहिए। कभी क्या होता है, कोई पूछ लेता है, हालांकि बात छोटी है बट स्टिल आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, नंबर समझ में आ गए? बोलो।
√3, √5, यस। जो अंडर रूट में जो टर्म्स हैं आपकी √3 है, √5 है, √7 है, ये सारे के सारे नंबर कहलाएंगे क्या? दीज आर इर्रेशनल नंबर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ा जाए। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और उससे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। को प्राइम क्या होता है? देखो को प्राइम नंबर क्या होता है इसको भी सुन लीजिए। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन, देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं कहता हूं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम तो समझ में आ गया, जो 1 या खुद से डिवाइड हो जाएगा उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे मैं कहता हूं 3 एंड 10, 3 और 10, ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनका कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 और 10 है, आप कहोगे 10 सर ये तो प्राइम है ही नहीं, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये मैं मानता हूं 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए ये क्या होंगे? दीज आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 3 और 10 में 1 के सिवा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं क्योंकि दोनों को डिवाइड कर देगा, इसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई? बोलो 3 और 10 क्या है एग्जाम्पल में? दीज आर को प्राइम पेयर। चलो मुझे एक एक एग्जाम्पल दो जो को प्राइम का एग्जाम्पल हो, फटाफट से बताओ। कौन बताएगा? जैसे मैं लेता हूं 15 और 7, दीज आर को प्राइम पेयर। ऐसे नंबर जो कि 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते। बताएं फटाफट से एग्जांपल बताएं मुझे। यस वेरी गुड। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, नहीं अब बिलाल नहीं, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स को प्राइम नहीं बोलते। जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर प्राइम हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो जाए पूरी तरह से 1 के अलावा। अब जैसे 15 और 7 है, भाई 15 एक प्राइम नंबर थोड़ी है, फिर भी ये आपस में क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, कोई इनका कॉमन डिवाइजर नहीं है। सिमिलरली 3 और 10 इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है एक्सेप्ट 1। जैसे कि मैं कहता हूं 15 और 10 ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं दोनों के दोनों और 1 से भी डिवाइड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ को प्राइम नंबर। बट ये आपस में को प्राइम है, जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम हो। क्लियर है बात? 7 17 यस, ये भी प्राइम को प्राइम हो जाएगा। 5 9 हो जाएगा, वेरी गुड। 13 8 हो जाएगा, यस वेरी गुड। यस आप लोग मतलब समझ गए, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई उसका कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज को प्राइम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट। क्या होते हैं एक्सपोनेंट? आपने देखी होंगी, पावर में जो टर्म्स होती है हमारी उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। द एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स ऑफ अ नंबर shows how many times the base number is being multiplied by itself। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। जैसे कि ये लिखा है 5 raised to the power 4। सबसे पहली बात है कोई भी एक्सपोनेंट के अंदर आपके पास किसी भी एक्सपोनेंट जो टर्म होगा आपके पास उसमें दो चीजें होंगी, दो एलिमेंट होंगे। सबसे पहले होगा आपका बेस नंबर, दिस इज कॉल्ड बेस नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। और क्या बोल सकते हैं? पावर बोल सकते हैं और इंडेक्स बोल सकते हैं। तीनों एक ही के नाम, पावर बोल लो, एक्सपोनेंट बोलो या इंडेक्स बोल लो। कह रहा है द एक्सपोनेंट शोज हाउ मेनी टाइम्स द बेस नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड। एक्सपोनेंट हमको यह शो करता है कि बेस नंबर को
बेस नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। ये जो बेस नंबर है ना, इस बेस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 4 बार। ये एक्सपोनेंट शो करता है। क्लियर है बात। 5 रेज टू दी पावर 4 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार। 7 रेज टू दी पावर 3। तो बेस नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। दैट्स कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। तो ये तो बेसिक चीज। बेस नंबर समझ में आ गया, इंडेक्स समझ में आ गया, एक्सपोनेंट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर बेस अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और जिससे सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस। जैसे आपसे बोला गया है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस। इसका मतलब क्या है, याद रखो, जब भी आपके बेस टर्म सेम होगा, वेन एवर यू हैव सेम बेस टर्म, सेम बेस टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई में होगा, अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो हमेशा इनकी पावर्स को आप ऐड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। सिंपल है, सिंपल प्रॉपर्टी है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, समस्या? जब भी बेस सेम होगा पावर आपस में हमेशा प्लस हो जाएंगी। तो मुझे बताओ ये कितना होगा। बताइए। ऑलवेज प्लस, याद रखें, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। प्लस होगा तो कुछ और करेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई होना चाहिए। यस, वेरी गुड। समझ गए। ये क्या होगा, 3 रेज टू दी पावर 16। ये क्या होगा, 5 रेज टू दी पावर 11 प्लस माइनस 7। प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 विल बी 4। 5 रेज टू दी पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपस में माइनस। गुड, वेरी गुड। 3 रेज टू दी पावर 16 एंड 5 रेज टू दी पावर 4। चलो गुड, आगे बढ़ते। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है, सेम कंडीशन है, सारी की सारी कंडीशन सेम है, लेकिन अब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहा है। व्हेन वी हैव टू टर्म्स which have same base but they are in divide. For example, 5 raised to the power 7 upon 5 raised to the power 3। भाई सेम कंडीशन है लेकिन इस बार डिवाइड है, तो हमेशा इनकी पावर क्या होंगी, हमेशा इनकी पावर माइनस होंगी। हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 5 raised to the power what, that will be 4। You will always subtract the powers whenever these two terms are in division। तो बताओ मुझे, 7 रेज टू दी पावर 4 अपॉन 7 रेज टू दी पावर माइनस 5, क्या होगा आंसर इसका? 3 रेज टू दी पावर 14 अपॉन 3 रेज टू दी पावर माइनस 7 प्लस 17। बताओ फटाफट से, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस? टेल मी। सात की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर माइनस 5, क्या करूं बताओ?
डिवाइड में है तो क्या करूंगा भाई, 4 माइनस माइनस तो होगा लेकिन साथ में -5 पहले से भी है, -5 पहले से भी है, दैट विल बी 7 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए 7 की पावर 9, 7 की पावर 9। ठीक, यहां पर बताओ 7 की पावर 14, सॉरी 3 की पावर 14 माइनस पावर 17, देखिए 3 की पावर -3, 3 की पावर -3 होगा, क्योंकि ये 14 माइनस 17 है तो माइनस का नेगेटिव टर्म बड़ा है, तो दैट्स वाई -3। क्लियर, समझ गए बात? नेगेटिव भी लगाओ भाई, ठीक है, साइन की मिस्टेक मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a रेज टू द पावर m टू द होल पावर n, यानी कि जब भी पावर के ऊपर पावर होगी और ब्रैकेट के अंदर होगी तब क्या होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की होल पावर 2, ऐसा है। 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 2, तब क्या होगा, तब हम करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 3 इंटू 2। जब भी पावर के ऊपर पावर होगी और ब्रैकेट लगा होगा हमेशा उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, विल ऑलवेज मल्टीप्लाई दी पावर्स, यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यस, पीडीएफ इसका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगा। तो 2 की पावर 6 विल बी द राइट आंसर। तो मुझे बताइए 2 की पावर 3 की होल पावर 3 और उसकी होल पावर 4, व्हाट विल बी द राइट आंसर। 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 3 उसकी होल पावर 4, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यस, साइन गलत तो पूरा आंसर गलत। छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है। बताइए कौन बताएगा मुझे, 2 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 4, क्या करूं उसे भाई, मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू विल गेट, 9 इंटू 4 36, देखिए 2 की पावर 36, 2 की पावर 36, वेरी गुड। तो यानी कि यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर इसी के साथ बता दूं, तो ये तो इस तरह से क्या होगा जब कुछ इस तरह की कंडीशन होगी, देखो a टू दी पावर m टू दी होल पावर m, तभी मैं बार बार आपसे कह रहा था ब्रैकेट लगा होना चाहिए, ब्रैकेट लगा होना। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है क्या तब भी हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, तब पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं करते, तब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो जैसे ये सवाल है, इस सवाल को अगर मैं ऐसे लेता हूं, 2 रेज टू दी पावर 3 टू दी होल पावर 2, यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो क्या मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखो, तब ये जो टर्म है ना 3 की पावर 2, मैं इसको यहां से सॉल्व करूंगा, आई विल सॉल्व इट फ्रॉम हेयर। 3 की पावर 2 क्या होता है भाई, 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, यानी कि दिस विल बी 9। तब इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर होगा 2 की पावर 9, यहां पर क्या था 2 की पावर 6। तो छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जब भी पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट ना लगा हो, तो उसको ऊपर से सॉल्व किया जाता है, फ्रॉम द टॉप। क्लियर है बात? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? यस, 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो मुझे एक सवाल का आंसर दो, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, बताओ, 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2, देन व्हाट वी कैन राइट,
2 की पावर क्या लिखूंगा? व्हाट विल बी 2 की पावर? बताओ 2 की पावर क्या? 2 की पावर क्या? यस यस यस, वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। तो भाई मैंने आपसे कहा ऊपर से सॉल्व किया करो। कहां से? यहां से। टॉप वाला जो पेयर है उसको पकड़ लो। 2 की पावर 2 सब जानते हैं, 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी कि 2 की पावर 2 तो ऐसे लिख दो, बाकी 2 की पावर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? 4। अब ये वाला पेयर पकड़ो, 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार। 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 16। तो फाइनली यू हैव 2 रेज टू दी पावर 16। ठीक है, कहीं मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 की 2 की पावर 8 हो गया सर, नहीं। यू हैव टू सी देयर इज अ ब्रैकेट देन यू विल सॉल्व इट लाइक दिस, इफ देयर इज नॉट एनी ब्रैकेट देन यू विल सॉल्व इट लाइक दिस। 2 की पावर 16 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होगा साइंस का जब भी मैं कोई भी टर्म को न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में या डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आता हूं, तो उसके जो पावर का जो साइन है तब क्या होगा? उसका चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? जैसे कि a रेज टू दी पावर माइनस एम है, a रेज टू दी पावर माइनस एम। मैं चाहता हूं कि ये डेनोमिनेटर में आ जाए, मैं चाहता हूं ये डेनोमिनेटर में आ जाए, तो क्या लिखूंगा? 1 अपॉन a रेज टू दी पावर m। आई विल राइट इन दिस फॉर्म 1 अपॉन a रेज टू दी पावर m। सिंपल बात है, a की पावर m ऐसे लिखूंगा, यानी कि इसकी जो नेगेटिव पावर थी वो नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी। हमेशा याद रखें ये पावर, फॉर एग्जांपल 2 रेज टू दी पावर माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 2। एक और ले लो, 1 अपॉन 5 रेज टू दी पावर 4। न्यूमरेटर में पावर है 5 की पावर प्लस 4। मैं चाहता हूं ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाए, तो ये विद नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में आ जाएगा। साइन हमेशा चेंज हो जाएगा जब भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी टर्म को ले जाया जाएगा। सिंपल सी ये बात है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलो आगे बढ़े। अगली प्रॉपर्टी है a रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी टर्म की पावर 0 होगी तो हमेशा उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर ले लो, चाहे 99 रेज टू दी पावर 0 लिया, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? हमेशा 1। 1 की पावर 0 क्या आएगा भाई? 1 आएगा। कुछ भी ले लो, एनी नंबर, का जो रिजल्ट होगा हमेशा 1 ही होगा। ये चीज हमेशा याद रखें, ठीक है। एक एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी जो अभी आपने पढ़ी है उनका यूज करते हुए हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होता है। वी कैन प्रूव इट, बहुत सिंपल है। देखो जैसे मान लो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैंने कहा आपसे 2 रेज टू दी पावर 0 है, इसको मुझे 1 प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूं? प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 1? बताओ। इस बात से तो सभी एग्री करते हैं कि मैं 0 को 1 माइनस 1 लिख सकता हूं। 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 0 तो आएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1 अलग इंटू 2 की पावर माइनस 1 अलग? क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं। अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर बेस टर्म सेम होगा, आपस में मल्टीप्लाई में होगा, तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। वही तो मैंने किया। क्या मैंने कोई प्रॉपर्टी को यहां पे तोड़ी? कोई प्रॉपर्टी का कोई मैंने रूल तोड़ा? नहीं तोड़ा। बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, तो यही तो होगा। सेम बेस लेके दोनों को प्लस कर दो, वहां पे साइन माइनस का था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1 ऊपर अपॉन 2 की पावर 1 नीचे? अभी मैंने आपको बताया था
तो अभी भी पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाओगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 की पावर -1 नीचे आके 2 की पावर 1 बन गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 1 ही तो बनेगा। तो यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ऐसे हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं और हमेशा इसको याद रखना, ठीक। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, इनके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी है, जिससे कि आप लोग कुछ क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। करें स्टार्ट। किस तरह के, किस लेवल के सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखो इसको, क्या कहना चाह रहा है, हाउ कैन वी फाइंड। चलो करिए इसको, क्वेश्चन को बताइए, हाउ कैन वी सॉल्व इट। थ्री रेज टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 रेज टू द पावर 2x प्लस 1। आपको x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आती है तो ये आसानी से कर लोगे। भाई पावर को आपको बराबर करना है, लेकिन पावर को इक्वल करने के लिए पहले बेस टर्म को आपको सेम बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर बेस टर्म एज इक्वल। ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हो, वेरी गुड। चलो देखो, अगर 3 की पावर x प्लस 8 कहता हूं तो क्या मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, और उसकी होल पावर क्या है, 2x प्लस 1। उसकी होल पावर क्या है, 2x प्लस 1। तो मुझे बताइए, यहां पर पावर के ऊपर पावर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। पावर के ऊपर पावर हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा जब ब्रैकेट लगाओ। तो मुझे बताइए, अगर बेस टर्म सेम है और बीच में साइन बराबर का है, तो क्या पावर भी आपस में इक्वल नहीं होगी। इक्वल तो तभी होगा ना जब सारी की सारी टर्म सेम होंगी। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी। तो पावर्स को आपस में बराबर कर दो और मुझे फिर x का वैल्यू बताओ। यहां से इसको सॉल्व करने के बाद दिस विल बी 6x प्लस 3, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5x। 3 इधर आएगा तो 5, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 1। द वैल्यू ऑफ x विल बी 1। क्लियर है। ऐसे क्या होगा, पहले इसकी बेस को सेम बनाया, जब तक बेस सेम नहीं होगा उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते। तो 27 को 3 की पावर 3 लिखा, पावर को इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लिया। वेरी गुड, दैट विल बी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्या बोल रहा है, लेट 2 रेज टू द पावर a इंटू 3 रेज टू द पावर b इंटू 5 रेज टू द पावर c इज इक्वल टू दिस, वेयर a b c आर इंटीजर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। करें। बताएं, क्या आप a b c का वैल्यू निकाल सकते हो। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c। भाई a b c का वैल्यू निकालने के लिए
आपको 1200 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करना पड़ेगा 2, 3 और 5 के टर्म्स में। तो आपको पता लगेगा 1200 को मैं क्या लिख सकता हूं 2, 3 और 5 के टर्म्स में, तभी आपको ABC का वैल्यू पता लगेगा। वेरी गुड, चलें, ठीक है। भाई 1200 को आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको तरीका समझाना चाह रहा हूं कि 1200 को कैसे फैक्टराइज करो। ध्यान से देखो, आपके मन में आना चाहिए 1200 का मतलब क्या, 12 इंटू 10 इंटू 10। मन में चलना चाहिए 1200 का मतलब 12 इंटू 10 इंटू 10। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। 2 10 हैं तो 2 बार लिखोगे 2 इंटू 5। और 12 का मतलब क्या होता है 6 इंटू 2। 6 इंटू 2, 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3। 2 इंटू 3। इस तरह से आपको मन में फैक्टराइज करना है, ना कि लिख के। लिखोगे तो भाई टाइम जाएगा। अब बताओ, क्या मैं इसको 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 नहीं लिख सकता हूं? बताओ, लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो 2 की पावर a, यानी कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 हो जाएगी। 4, 1 और 2, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ABC। तो भाई क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। a की जगह 4, b की जगह 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 दिस विल बी 6, यानी कि 12। Just you have to factorize it and find the value of ABC and find the value of A plus 2B plus 3, है ना? वेरी गुड, समझ गए सब लोग। आगे करिए, इसको बताइए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमको y का वैल्यू पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? लगाइए प्रॉपर्टीज, यूज करिए। बड़े बड़े नंबरों से डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन आसान होता है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आसान होता है। हमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बहुत ज़्यादा डीप में कैलकुलेशन आता है कि नहीं। वो ये नहीं पूछना चाहता, वो ये पूछना चाहता है कि आप किस तरह से स्मार्ट वर्क करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। क्योंकि वो तो कैलकुलेटर भी कर लेगा भाई, कैलकुलेटर भी मल्टीप्लाई डिवाइड सीखता है, आता है उसको, लेकिन स्मार्ट वे में विद इन टाइम क्वेश्चन को बनाना, ये देखना चाहता है। कभी भी देखना एग्जाम का क्वेश्चन टफ नहीं होता है, अगर ढंग से देखोगे, सही अप्रोच से करोगे तो क्वेश्चन आसान होता है। बट वही अप्रोच को सीखने में ही हमको टाइम लगता है। देखो लिखा है 3125। ध्यान से देखो, अगर इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आपको कैसे पहचानना। आपको पता है 25 है और ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी का सवाल है, तो आपको बेफिक्र हो जाना है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये 25 है, ये 625 है। ये 3125 है ना, ये कुछ क्या हो सकता है, ये तो या तो 5 की पावर हो सकती है या 25 की पावर हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि 3125 क्या है, या तो 5 की पावर में होगा या 25 की पावर में होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक। और साथ ही साथ इसकी जो पावर है 26/5, इससे भी थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हो। कैसे? पावर क्या है 1/5, ऊपर 26 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/5 है, इसका मतलब इसकी कुछ पावर 5 में आ रही होगी, जिससे 5 और 5 कैंसिल आउट हो जा रहा होगा। ऐसा आप सोच सकते हो। अब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। किस नंबर की पावर 5 होगी कि ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो सकता है, हमको नहीं पता।
लेकिन मैंने गैस किया या तो 25 की पावर होगी या 5 की पावर होगी। तो उसके लिए आपको ना चाहते हुए भी 3125 को फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई यहाँ पे और उपाय है ही नहीं। चलो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 30 कितना बचा 12, 625। भाई 625 देखते ही चेहरे पे खुशी आ गई कि 625 का मतलब क्या, 5 की पावर 4 या 25 की पावर 2 एक ही बात है। तो 625 का मतलब 5 5 5 5। भाई क्वेश्चन तो आसान हो गया, 5 की पावर 5, 3125 का मतलब क्या, 5 की पावर 5। ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको सबसे पहले हिंट क्या दिया, ये 5 की पावर में होगा या 25 की पावर में होगा। ये कैसे पता लगेगा, बाकी नंबर को देख के पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर में ही बात हो रही है या 25 की पावर में। तो आपने पहले इसको फैक्टराइज किया तो मिला 5 की पावर 5। सारी की सारी जो समस्या थी वो हल हो चुकी है। अब इसकी होल पावर कितनी है, 26/5 इंटू, अब 625 को भी आपको 5 की पावर में लिखना पड़ेगा, तभी ये सारे के सारे जो बेस टर्म है वो सेम बनेंगे। तो 625 को मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 4, उसकी होल पावर y/16 इज इक्वल टू 25 को क्या लिखा, 5 की पावर 2। सबों को 5 की पावर में मैंने बदल दिया। अब मुझे ये बताओ, पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई होगी कि नहीं। हालांकि ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 और 5 कैंसिल, 4 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। अब देखो 5 की पावर 26 है इंटू 5 की पावर y/4 है इज इक्वल टू 5 की पावर 2। क्या ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते? अब बताओ, बेस टर्म सेम है, पावर को प्लस कर दोगे और दोनों को इक्वल रख दोगे। क्वेश्चन इज इजी, जस्ट यू हैव टू फोकस, जस्ट यू हैव टू गैदर ऑल द कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट को एक साथ इकट्ठा करना है। भाई क्या पावर को मैं प्लस नहीं कर दूंगा, 26 प्लस y/4 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। भाई बेस टर्म सेम है, बीच में साइन है इक्वल का, तो क्या मैं इसकी पावर को बराबर नहीं कर दूंगा, पावर तो बराबर कर दूंगा। यानी कि 26 प्लस y/4 इज इक्वल टू 2। 26 अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 - 26 दैट विल बी -24। 24 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 96। तो फाइनल आंसर विल बी -96। दिस वाज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझे बात कि नहीं समझे? क्या कहीं भी मैंने बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्या कैलकुलेशन करी है क्या, बहुत ज्यादा नहीं करी है? तो ये चीज याद रखें हमेशा से कि कैलकुलेशन होगी आसान। वेरी गुड। सबों को क्लियर है तो बता दो मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ओके गुड। देखो क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं हिंट छुपा होता है, ये क्वेश्चन को पूरा देखा करो, क्वेश्चन को पूरा देखा करो, कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा आपको कि क्या लिया जाए, फैक्टराइज किया जाए या क्या किया जाए। चलो आगे बढ़े। आगे हम बात करेंगे अब एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। हालांकि एलसीएम एचसीएफ आपको पता है कि नहीं? एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जानते हो सभी लोग? तो मैं एलसीएम एचसीएफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में यहां पे बात करना चाहता हूं, जिससे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके सामने ये। देखो जब आप लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे तब आप कौन सा किस मेथड से करते थे, लॉन्ग मेथड से करते थे। बट अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत सी चीजें
कंसेप्ट आपको डीप में समझने पड़ेंगे और थोड़ी सी ट्रिक वगैरह भी काम आएंगी जो कि क्वेश्चन को आसान करेंगी। तो ऑप्शनल अप्रोच से हमको क्वेश्चन को करने। चलो सबों ने पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी दो नंबर का जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, किसी भी दो नंबर का जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो नंबर हैं, एक नंबर x है, एक नंबर y। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, फिर इन दोनों नंबर के एलसीएम, इन दो नंबर के एलसीएम और इन दो नंबर के एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर इनका वैल्यू होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखें कि दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी देखो, द जीसीडी ऑफ टू नंबर। अब ये जीसीडी क्या है भाई, जीसीडी को ही एचसीएफ बोलते हैं, दोनों बात एक ही, तो घबराना नहीं है। एचसीएफ ही हमारा जीसीडी है। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 2 एंड देयर एलसीएम इज 42। दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ आपको दे रखा है, एचसीएफ इज गिवन एंड एलसीएम इज गिवन। इफ वन ऑफ द टू नंबर इज 6 देन फाइंड द अदर नंबर। सिंपल क्वेश्चन। दोनों का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दे रखा है तो दूसरा नंबर निकालना है। ये प्रॉपर्टी लगा दो कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, एक नंबर फिक्स है, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं, इनका प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी 14। तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 14। क्लियर है बात, बोलो। वेरी गुड। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस सवाल ऐसे पूछ सकता है, जो अभी हमने किया है वैसे ही क्वेश्चन है, करें इसको फटाफट से और बताएं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1920। दो नंबर का जो एलसीएम है वो 1920 है और एचसीएफ 16 है। तो हमको बताना है कि अगर एक नंबर 128 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर। What will be the second number? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आज से आपके जो बैच लाइव है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, फ्रॉम 15 ऑफ जुलाई। जो भी अभी तक इनरोल नहीं हुए भाई इनरोल हो जाइए। आज आपका जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चाहे लाइफ साइंस से हो, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस, जस्ट यू हैव टू गो एंड एनरोल अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। तो वैसे भी कम समय मिलेगा क्योंकि जो आपका एग्जाम है पोस्टपोन हो चुका था, तो एक जो महीना है वो वैसे ही कम हो गया, तो 4 से 5 महीने आपको मिलेंगे दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट करने के लिए। तो आपके अगर जूनियर्स है या आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन दोज बैच क्लासेस। क्या आ रहा है 240। चलो भाई, एक नंबर का एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, जिसमें से एक नंबर है 128, तो दूसरे नंबर को अगर मैं y मान लेता हूं, क्या आप यहां से y का वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। बताओ क्या करूं मैं? आठ बार कट जाएगा ये 240, तो y का वैल्यू क्या आएगा 240, तो दूसरा नंबर क्या होगा 240। चलो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। अब सेम प्रॉपर्टी में क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूंगा। क्वेश्चन को पूछने का तरीका हमेशा सीएसआर का यही रहा है कि बेसिक कंसेप्ट सेम रखता है और हर बार उस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछता है। करिए। द लार्जर ऑफ द टू नंबर हमको यहां पर निकालना।
द HCF and LCM of two number is 21 and 84 respectively. If the ratio of the two number is 1:4, then we have to find the larger of the two number. दोनों में से जो larger number है वो हमको बताना है भाई. बताइए कैसे निकालूं? अगर दो नंबर है जिनका रेशियो 1 और 4 है, क्या मैं इसको x मान लूं और इसको मैं 4x मान लेता हूं? दो नंबर को मैं x और 4x मान लेता हूं क्योंकि उसका मुझे रेशियो दे रखा है. अगर दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे 4x इंटू एक्स, इनका जो प्रोडक्ट है इनके LCM और HCF के बराबर आना चाहिए. तो क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 21 स्क्वायर. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 21. दोनों साइड स्क्वायर है. अगर x सॉरी x का वैल्यू 21 है तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? 4x. 4 इंटू 21 यानी कि 84. 84 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है बात? बताएं. क्लियर है? ओके. चलो और करो. वी हैव टू फाइंड द अदर. ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया क्वेश्चन को. LCM ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स द HCF. जो LCM है वो 4 गुना है HCF के. द सम ऑफ द LCM एंड HCF 125. वी हैव टू फाइंड अदर नंबर इफ वन ऑफ द नंबर इज 100. उनमें से एक नंबर का 100 है, देन वी हैव टू फाइंड. प्लीज रिपीट द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन में क्या समस्या है अभी देखते हैं फिर से. डोंट वरी. क्या कर रहे हो? आंसर 25. ओके. LCM ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स देयर HCF. यानी कि जो LCM है वो क्या है? 4 टाइम्स ऑफ HCF. HCF का 4 गुना है. LCM HCF का 4 गुना है. द सम ऑफ द LCM एंड HCF इज 125. अब देखो एक काम करो, LCM और HCF. अगर LCM को मैं कुछ मान लेता, HCF को मैं अगर x मान लेता हूं, HCF को अगर मैं x मान लेता हूं तो LCM क्या है? इसका 4 गुना है. LCM विल बी 4x. LCM क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा. द सम ऑफ द LCM एंड HCF इज 125. कह रहा है LCM और HCF का जो सम है वो 125 है. तो यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हो. x का वैल्यू क्या आएगा? 25. तो यहां से आपको पता लग जाएगा LCM कितना होगा और HCF कितना होगा. LCM विल बी व्हाट? 4x, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 25, दैट विल बी 100. और HCF कितना होगा? x होगा, यानी कि 25. आपको LCM और HCF पता लग गया. LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, एक नंबर दे रखा है 100, तो भाई दूसरा नंबर तो आसान है, y मान लो. कितना होगा? 25 होगा. इट्स सो सिंपल. दैट इज सिंपल. बस आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है. LCM HCF का 4 गुना है और LCM HCF 4x और x मान लेते हैं क्योंकि LCM HCF का 4 गुना है. और दोनों का जो सम होगा 125 के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है. तो यहां से x का वैल्यू निकाल के LCM HCF निकाल लिया और प्रॉपर्टी का यूज करके हमने दूसरा नंबर भी कैलकुलेट कर लिया. क्रिस्टल क्लियर हो गया? ओके ठीक है. लास्ट क्वेश्चन में क्या समस्या थी भाई? लास्ट क्वेश्चन तो ठीक है, हमसे ये कह रहा था
कि दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है 21 और 84, और दोनों नंबरों का जो रेशियो है वो 1:4। अगर दोनों नंबर का रेशियो 1 और 4 है तो मैंने इसको 1x और 4x मान लिया, 1x एंड 4x। इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के एलसीएम एचसीएफ के बराबर होगा। तो यहां से आपने x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू आ गया तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो पूछ रहा है, बड़ा नंबर का मतलब 4x का वैल्यू 4 × 21 यानी कि 84, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे किया। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी तक आईएफएस ऐप से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मैंने वहाँ पर 10 मॉक टेस्ट आपके लिए रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बिल्कुल। तो आपको वहाँ पर सारे के सारे 20 क्वेश्चन जो कि पार्ट ए के लिए हैं वो करके जाने एग्जाम में। क्योंकि मॉक टेस्ट करके जाओगे ना तब आपको पता लगेगा कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर हो। सबसे पहले आईएफएस के ऐप को इंस्टॉल करना है या डायरेक्टली ifsonline.com पे आप विजिट कर सकते हो और इस आईएफएस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। जब इंस्टॉल करोगे तो भाई इतना कर लेना कि अपना जो नंबर है वो वहाँ पर सही सही डाल देना, और जो भी आपका नाम है और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर CSR एप्टीट्यूड आप लोग फिल कर देना। इस बात का ध्यान रखना, सब्जेक्ट में CSR एप्टीट्यूड फिल करने के बाद जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपको एक OTP आएगा, उसी नंबर पर आएगा जिस नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो उसको फिल करने के बाद जैसे ही आप उसको फिल कर दोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और जहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट वाले सेक्शन में जाके जो 10 मॉक टेस्ट आपको मिले हैं वो आप वहां पर कर सकते हो। साथ में 1 रुपीज वाला जो मॉक टेस्ट है वो भी वहां पर आप परचेज कर सकते हो। 1 रुपीज वाला जो मॉक टेस्ट है उसमें IPS 99 कूपन कोड यूज कर लेना, एक बार देख लेना जाके। ठीक है, और सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो जाके अटेम्प्ट करिए। अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो भाई वो यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑल अबाउट CSR नेट एग्जाम में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स सारे के सारे मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके आपको उनको प्रैक्टिस करना है। PDF है, वेबसाइट से अगर लॉगिन करोगे तो सारे के सारे PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इतना कर लेना। चलो, हाँ ये मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं क्योंकि पुराने स्टूडेंट तो सारे के सारे बहुत टाइम से जुड़े हैं हमारे साथ, है ना। तो यहां पे आप लोग सब कुछ देख सकते हो। आज क्रैश कोर्स में कौन सी यूनिट होगी आप जाके चैनल पे देखिए, वहां पर देखो आपको बताया गया होगा। ठीक है, चले आगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी पूछने के चांसेस, क्योंकि नंबर सिस्टम में घुमा फिरा के इन्हीं से ही सवाल आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट्स द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म। मैं आपसे कहता हूं बताओ 2 की पावर 40, 2 की पावर 40, इसको सॉल्व करो और इसका लास्ट डिजिट मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, 2 की पावर 40 कब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे? क्या बिना सॉल्व करे या कोई दूसरी तरीका लगाए क्या मैं किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म का लास्ट डिजिट बता सकता हूं क्या? यस, बता सकता। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप उसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई सम ट्रिक्स। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं बताओ 2 की पावर 40 है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा? व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट? तो भाई अभी तो नहीं पता हमको, इसका तरीका सीखते हैं, इसका तरीका सीखते हैं। इसके तरीके को सीखने के लिए हमको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट वन इज साइक्लिसिटी एंड सेकेंड वन इज पावर साइकिल। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। साइक्लिसिटी क्या होता है और पावर साइकिल क्या होता है। साइक्लिसिटी नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होगा, एक साइकिल में चीजें चल रही हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो दोबारा से बार बार चीजें रिपीट हो रही होंगी, उसको बोलेंगे साइक्लिसिटी। पावर साइकिल, पावर साइकिल किसे बोलेंगे? पावर साइकिल क्या होगा अभी समझ में आएगा, ध्यान से देखो। एक एग्जांपल से लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो जैसे कि
ठीक है, क्या होता है ये 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256 ये होता है। मैंने 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 8 तक के सारे नंबर्स लिख दिए। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट, तो आप बोलोगे भाई एक ही तो नंबर है, यही लास्ट होगा 4 8, इसमें लास्ट कौन सा है 6 है, 2 4 8 एंड 6। तो इन नंबर्स में इनकी जो लास्ट डिजिट है, इन नंबर्स में क्या आपको कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है? क्या यहाँ पे कोई साइक्लिसिटी नजर आ रही है? साइक्लिसिटी का मतलब एक जो रूटीन है, बार बार इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? यस, यहां पर देखिए 2 4 8 6 2 4 8 6, ये 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैं पावर को इंक्रीज कर रहा हूं, ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है 2 4 8 6 2 4 8। तो याद रखें 2 की जो साइक्लिसिटी होगी दैट विल बी 4, इसलिए मैं बोल रहा हूं साइक्लिसिटी ऑफ 2 विल बी 4। साइक्लिसिटी ऑफ 2 विल बी 4 क्यों? क्योंकि हर 4 नंबर के बाद ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग साइक्लिसिटी विल बी 4। क्लियर है बात? अब ये पावर साइकिल क्या है? पावर साइकिल क्या होता है? पावर साइकिल कुछ भी नहीं है, ये 4 नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उस नंबर के ऑर्डर को ही पावर साइकिल बोला गया है। तो पावर साइकिल विल बी 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसको इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, 2 4 8 6, दिस इज द पावर साइकिल ऑफ 2। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नंबर हैं हमारे पास जिनकी कुछ साइक्लिसिटी होती है और जिनकी कुछ पावर साइकिल होती है। इन्हीं के बारे में यहां पर एक मैंने टेबल बनाई हुई है, इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है और हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये टेबल दिमाग में अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे कि नंबर 2 लिया मैंने क्या निकाला? साइक्लिसिटी 4 और पावर साइकिल 2 4 8 6। इसी तरह से अगर नंबर 3 है तो उसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी 4, उसकी पावर साइकिल होगी 3 9 7 1। ऐसे ही अगर 3 की पावर 1 2 3 4 करके लोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 27 आएगा और 81 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 3 9 7 और 1। यही बार बार रिपीट होता रहेगा 3 9 7 1। इसी तरह से 4 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 होती है और पावर साइकिल 4 और 6। 5 और 6 की साइक्लिसिटी 1 और 1 होती है और इसकी पावर साइकिल होती है 5 और 6। 5 की कितनी भी पावर कर लो हमेशा लास्ट में 5 ही आता है, वैसे ही 6 की कितनी भी पावर कर लो हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा। दैट्स व्हाई साइक्लिसिटी विल बी 1 1। 7 और 8 की साइक्लिसिटी फिर से 4 और 4 होती है और पावर साइकिल 7 9 3 1 एंड 8 4 2 6। तो याद करने का एक बहुत आसान तरीका बताऊं, देखो 4 साइक्लिसिटी वाले याद कर लो, जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, 2 और 3 और 7 और 8, ये 4 साइक्लिसिटी वाले। और 1 साइक्लिसिटी वाले एक तो 1 हो जाएगा और 5 और 6 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 साइक्लिसिटी वाले एक तो ये 4 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। तो साइक्लिसिटी या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है या तो फिर 4 होगी। तो ये चीज याद रखें, ठीक है? 1 2 और 4, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी और 4 से ज्यादा साइक्लिसिटी कभी भी किसी नंबर की नहीं होगी। चलिए ये तो सीख लिया, अब कैसे पता करें कि किसी नंबर की पावर का लास्ट डिजिट क्या होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 63 रेज टू द पावर 139। 63 की पावर 139। तो बताइए व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट, कैसे करें?
ध्यान से देखो, एक एग्जांपल है, मैं इसको बता देता हूं। जब भी ऐसा पूछेगा तो हमेशा याद रखें, जो लास्ट डिजिट है ना, उससे पहले जितने भी टर्म्स आएंगे उसको तुरंत काट दो, उससे कोई मतलब नहीं होता। वी हैव ओनली फोकस ऑन द लास्ट डिजिट। बस आपको दिखना चाहिए क्या, 3 की पावर क्या 139, 3 रेज टू द पावर 139। तो याद रखें, 3 की जो साइक्लिसिटी है वो याद होनी चाहिए, और जो पावर साइकिल है वो याद होनी चाहिए। याद है आप लोगों को? 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। और पावर साइकिल क्या होती है? 3 9 7 1। 3 9 7 1 और साइक्लिसिटी क्या थी? 4। इतना याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 7 आ रहा है, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, ध्यान दो। इसकी जो भी पावर होगी, इसकी जो भी पावर होगी, इसकी पावर को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। जो भी पावर होगी उसको उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। तो भाई डिवाइड करके क्या आएगा? डिवाइड करके इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? 3 आया। मुझे हमेशा मतलब होगा इसके रिमाइंडर से। रिमाइंडर अगर 3 आएगा, 3 अगर रिमाइंडर होगा, तो तीसरे नंबर की जो पावर साइकिल होगी, तीसरे नंबर की जो पावर साइकिल होगी, दैट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। इतनी बात क्लियर है? यस, वेरी गुड। सभी का आंसर एकदम सही है, 7। क्रिस्टल क्लियर है सभी को? उसका जो लास्ट डिजिट होगा दैट विल बी 7। तरीका क्या है? उसके पावर को की साइक्लिसिटी से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा उतने नंबर का पावर साइकिल आपका लास्ट डिजिट हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर इसका रिमाइंडर 1 आता तो इसका आंसर हो जाता 3। रिमाइंडर अगर 2 आता तो आंसर होता 9। रिमाइंडर 3 आया तो आंसर होगा थर्ड पावर साइकिल। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर अगर 0 आएगा, उसका लास्ट वाला जो पावर साइकिल है दैट विल बी द लास्ट डिजिट। अब इसके अंदर 0 1 2 3 इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। कभी भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे ना, उसका रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 0 आएगा। इससे ज्यादा कोई नहीं आ सकता, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इट बाई 4। चलो नेक्स्ट करके बताओ, मुझे ट्राई करो। 77 रेज टू द पावर 49। बताइए, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट? सेवन अगेन। चलो, आपको याद रखना है कि क्या है, 7 की पावर 49 है। इसके आगे क्या है हमको लेना देना नहीं। अब 7 की जो साइक्लिसिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। 7 की साइक्लिसिटी होती है 4। अब इसकी पावर को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। आपका रिमाइंडर आया 1। अगर रिमाइंडर 1 आया, यानी कि 7 का जो पहला पावर साइकिल है, 7 का जो फर्स्ट पावर साइकिल है, दैट विल बी द आंसर। 7 का फर्स्ट पावर साइकिल का मतलब 7 की पावर 1, यानी कि दिस विल बी 7। ठीक है, तो याद होनी चाहिए पावर साइकिल्स आपको। ऑप्शन 3 राइट, वेरी गुड। तो यानी कि अब आप बहुत अच्छे से समझ गए। तो बताओ, 148 रेज टू द पावर 87। 148 रेज टू द पावर 87।
आ रहा है क्विकली? ठीक है, चलो। मतलब है 8 की पावर 87। 8 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। 87 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 3। तो भाई 8 की पावर साइकिल बताओ। पावर साइकिल विल बी 8 4 2 6। 8 4 2 6। इसी ऑर्डर में याद रखना है, ऐसी कोई रैंडम ऑर्डर में मत कर देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 8 4 2 6 इसी ऑर्डर में याद रखना है। थर्ड पावर साइकिल यानी कि 2। ठीक, लास्ट डिजिट विल बी 2। गुड, नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन के टाइप को बदलेंगे। स्कोर कर लो, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। 2017 raised to the power 2017, and what will be the last digit? आ गया? देखो, 7 का मतलब, 7 की पावर साइकिल का मतलब, 7 की साइक्लिसिटी का मतलब बताओ। साइक्लिसिटी क्या होगी? 4। डिवाइड कर दो 2017 को 4 से, तो कितना आएगा? 20। क्या बचा? 1। 1 से तो होगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। 7 4 टाइम 16, तो क्या बचा? 1। 1 बचा हमारा रिमाइंडर। अगर 1 रिमाइंडर है तो 7 की साइक्लिसिटी तो ये हो गई, पावर साइकिल हो जाएगी 7। तो पहला ही जो पावर साइकिल होगा दैट विल बी 7। ऑप्शन नंबर एकदम सही है सभी का। वेरी गुड, गलती नहीं करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। करिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। ये भी लास्ट डिजिट का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, साइक्लिसिटी पावर साइकिल वाला। बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं सवाल, ठीक है? पूछने का तरीका अलग है पर कंसेप्ट सेम है। चलें, अब इस क्वेश्चन को करिए और बताइए। कंसिडर द सेट ऑफ द नंबर 17 रेज टू द पावर 1, 17 रेज टू द पावर 2 अप टू 17 की पावर 300। हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर एंड विद द डिजिट 9? इसमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 9 से खत्म होते हैं, जो कि 9 पे खत्म होते हैं? $75। ऑलराइट, आपको पता है 17 की पावर 1, 17 की पावर 2, लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। यानी कि 7 की जो साइक्लिसिटी होगी हमें उससे मतलब है। 1 है आगे, 2 है आगे, 3 है आगे, उससे मतलब नहीं है हमको, बस लास्ट वाले डिजिट से मतलब है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, यानी कि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? याद है?
7 की साइक्लिसिटी होती है 4, और पावर साइकिल क्या होती है, ये तो साइक्लिसिटी है। पावर साइकिल बताओ, पावर साइकिल इज 7 9 3 1, 7 9 3 1, यानी कि ये बार बार रिपीट करेगा, 7 9 3 1 7 9 3 1, ये बार बार साइकिल में रिपीट करता रहेगा। तो 17 की पावर 1 से लेके 17 की पावर 4 तक 7 9 3 1 आएगा। फिर 17 की पावर 5 से लेके 17 की पावर 9 तक फिर से 7 9 3 1 आएगा। तो हर बार 9 कितनी बार आएगा, लास्ट में 9 एक बार आएगा। हर 4 नंबर में 9 एक बार आएगा। तो ऐसे ही 4 4 4 4 करके 300 पावर तक अगर मैं जाऊं, पावर कितनी है मैक्सिमम 300, तो 4 4 4 4 करके अगर मैं 300 पावर तक जाऊं तो कितनी बार जाऊंगा, कितनी बार ये सेट बनेगा 4 4 का, 75 टाइम्स। दैट विल बी 75 टाइम्स। ये 4 4 नंबरों का सेट 300 तक 75 बार बनेगा, और हर एक सेट के अंदर 9 एक बार आएगा। तो 75 बार में 75 बार आएगा, दैट विल 75। क्लियर है बात? If the end digit will be 3 or 1, then answer would have been still 75. Yes, है ना? अगर बाकी के नंबर पूछता कि 1 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, वो भी 75 बार ही आएंगे, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 है। रिमाइंडर 0 है का मतलब कि साइकिल पूरी बार कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 75 टाइम्स 7 भी आएगा, 75 बाई 9 3 1, सारे के सारे 75 टाइम्स आएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को करके बताओ क्या कह रहा है। ध्यान से देखो इसको और बताओ हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ। Yes, that was previous year question. Next, what is the remainder when 144 raised to the power 200 is divided by 10? जब इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? What will be the remainder when we divide this number by 10? तीन सौ को मैंने 4 से डिवाइड किया था, ठीक है, 300 को मैंने 4 से डिवाइड किया था, तो कितना आया था 75 आया था। तो यानी कि वो 4 4 की जो पावर साइकिल है वो कितनी बार रिपीट करेगी 300 तक, 75 बार। अगर वो साइकिल 75 बार रिपीट करेगी और हर एक साइकिल में 9 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो 75 साइकिल में कितनी बार आएगा, 75 बार आएगा। दैट्स व्हाई आंसर वाज 75। ये समझ में आ रहा है? चलो, इसके अलावा कोई और नंबर ले लो। किसी दूसरे नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, कोई नंबर ले लो जैसे कि 144 है, मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, तो बिना डिवाइड करके आप बता सकते हो कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा। किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करोगे ना, तो उसका जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट जो डिजिट होता है, वही रिमाइंडर बच जाता है। पता है ये तो, क्योंकि अगर 4 की जगह 0 होता तो रिमाइंडर बचता ही नहीं। 0 के अलावा कुछ भी होगा, 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको इसका लास्ट डिजिट निकालना पड़ेगा। जो इसका लास्ट डिजिट होगा वही इसका रिमाइंडर भी होगा। भाई लास्ट डिजिट निकालना तो आता है आपको। 4 की पावर 200 हो गया, 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, 2 की 2 और ये कितना 200, यानी कि कितनी बार होगा भाई, 100 बार हो गए, तो यानी कि रिमाइंडर विल बी 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उसका जो लास्ट पावर साइकिल है दैट विल बी द यूनिट डिजिट। तो 4 की साइकिल पावर साइकिल क्या होगी, 4 and 6, तो 6 विल बी द
लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होगा वही इसका रिमाइंडर भी होगा, दैट विल बी द रिमाइंडर। कंसेप्ट समझ में आ गई बात? ठीक है, कंसेप्ट वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू द पावर 256 इज डिवाइडेड बाय 5? क्या होगा जब मैं 3 की पावर 256 को 5 से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अब ये 10 नहीं है, अब ये 5 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा तो उसके क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं? किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो उसके क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं? रिमाइंडर कैन बी 0, 1, 2, 3 और 4, यही तो हो सकता है, इसके अलावा और थोड़ी कुछ होगा। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में 302 तक दे रखा होता संजीव, तो वहां पर 976 टाइम्स आता, तब ऑप्शन नंबर 1 आंसर होता उसका। ये क्योंकि 2 रिमाइंडर है, तब उसका 2 रिमाइंडर बचता। 75 टाइम्स तो साइकिल रिपीट करती करती, तो 2 रिमाइंडर का मतलब क्या है? 2 शुरू की पावर साइकिल और रिपीट करेंगी, शुरू के 2 नंबर 76 टाइम्स रिपीट करेंगे। अगर वो 2 नंबर में 9 आ रहा है तो 976 बार रिपीट करेगा, लास्ट के 2 नंबर रिपीट नहीं करेंगे, वो 75 बार ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है ऐसे। चलो बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर? ऑप्शन 1 आ रहा है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका लास्ट डिजिट ही निकालना है। व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट? 3 की पावर साइकिल क्या होगी और साइक्लिसिटी क्या होगी? साइक्लिसिटी होगी 4, साइक्लिसिटी इज 4, पावर है 256। कितना आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। 0 का मतलब लास्ट डिजिट कितना आएगा? 3 की पावर साइकिल बताओ, पावर साइकिल क्या होगी 3 की? 3, 9, 7, 1, तो लास्ट में क्या आएगा? 1, यानी कि 1 कह रहा हूं, 1 है लास्ट में। तो यानी कि जब भी किसी नंबर को, यानी कि एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है और उसको 5 से डिवाइड करना। फॉर एक एग्जांपल ले लो, अगर लास्ट में जैसे मान लो 101 है, लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 1 ही तो आएगा, रिमाइंडर विल बी 1। कोई भी नंबर ले लो एग्जांपल में जिसके लास्ट में 1 आता हो, जैसे 11 ही ले लो, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी 1, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई? अगर मुझे बताओ इसका पावर साइकिल अगर 9 आता, अगर इसका जो लास्ट डेट है, रिमाइंडर अगर इसका 2 आता, उसका पावर साइकिल सेकंड नंबर का पावर साइकिल होता। अगर बताओ उसका जो रिमाइंडर अगर 9 होता, तब क्या करते? तब इसका रिमाइंडर क्या होता? अगर इसका पावर साइकिल 9 आता, तब इसका लास्ट डिजिट, इसका जो रिमाइंडर है, तब क्या होता बताओ? एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 9 आ रहा हो, उसको 5 से डिवाइड करना है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि 19 है, लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, तब उसका आंसर होता कितना? 4 होता। क्लियर है बात? एक छोटा सा एग्जांपल लेके कर दिया करो, आसानी से पता लग जाएगा। अगर 9 आता तो 19 पकड़ लो, 5 को 19 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4। अगर 7 होता तो 17 ले लो, 5 डिवाइडेड बाय 17, तब आता 2। ठीक है, अब ऐसे ही थोड़े से फेर बदल कर देगा एग्जाम में, इधर से उधर कर देगा चीजों को, तो आपको चीजें कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। क्लियर है ना बात? चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछ रहा है देखो, सवाल में क्या बोला गया है? What would be the smallest natural number which when divided either by 20 or by 42 or by 76
ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको अगर मैं 20 से, 42 से और 76 से डिवाइड करूं तो हमेशा 7 रिमाइंडर आए, हमेशा 7 रिमाइंडर आए। बताइए, एक बार फिर से बता दूं पिछले वाले को, अभी बताते हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग कर लो। हमको ये बताना है कि एक से छोटा नंबर बताएं जिसको अगर मैं 20 से, 42 से या 76 से डिवाइड करूं तो हमेशा का रिमाइंडर 7 आए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछूं कि बताओ ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताओ जो तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना आए, तो आप क्या निकालते? इसका एलसीएम निकालते, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी को एलसीएम बोलते हैं। 20, 42 और 76 का एलसीएम कितना आएगा? व्हाट इज द एलसीएम बताओ? ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एलसीएम। कितना रहा? 7987। ओके, तो जो भी होगा एलसीएम इसका इतना आएगा। एलसीएम तो निकालना आता है आपको। एलसीएम विल बी 7980, 7980, 7980 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा तीनों नंबरों का। जो भी इसका एलसीएम आएगा वो नंबर वो होगा जो तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमको ये बताना है ऐसा नंबर जिसमें 7 क्या है? रिमाइंडर आए। तो क्यों ना मैं इसको 7 डिवाइड इसमें प्लस कर दूं। जैसे ही 7 प्लस कर दोगे, अब हमेशा जब आप इसको डिवाइड करोगे इन तीनों में से किसी से भी, तो 7 रिमाइंडर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें 7 एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया। दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहां तक बात समझ में आ गई? जब भी ऐसा बोले ना कि 7 रिमाइंडर आना चाहिए, तो जो भी उसका एलसीएम होगा उसमें 7 को ऐड कर दो, देन यू विल गेट 7 ऑलवेज एज अ रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे कर। पिछले वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है क्या? देखो मैं फिर से बता देता हूं यहां पर कि जो नॉर्मल वाला केस है वो तो समझ में आपको आ गया था। मैं ये कह रहा हूं अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होता, 1 के अलावा अगर कोई और नंबर होता तब हम क्या करते? बताएं। 1 के अलावा अगर कोई और नंबर होता तब हम क्या करते? जैसे फॉर एग्जांपल 9 है। अगर 9 है तो लास्ट डिजिट अगर 9 होता तब क्या होता? जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा नंबर मान लो जिसके लास्ट में 9 आता हो, चाहे 9 मान लो, चाहे 19 मान लो, चाहे 29 मान लो, छोटा सा नंबर कोई भी मान लो। फॉर एग्जांपल अगर 9 मान लिया, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? दैट विल बी 4। अब उसका रिमाइंडर क्या होता? 4 होता। अगर 7 होता तो क्या होता? अगर 7 होता तब क्या होता उसका रिमाइंडर? तब होता इसका आंसर 2। ये मैं कह रहा हूं। अगर जैसे 1 है, 1 का तो एग्जांपल मैंने लिया था, 1 के आगे कुछ भी लगा दो, 11 मान लो, तो कितना आएगा? इसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। इस तरह। क्लियर? ये कह रहा हूं। चलो एक एग्जांपल ले लें और तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूं, मुझे नहीं पता किससे डिवाइड होगा कि नहीं है। 144 ले लेते हैं, ठीक है, 144, 145। चलो अब मुझे बताओ व्हेन दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 5 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? व्हेन 2 raised to the power 145 will be divided by 5 then what will be the remainder? एलसीएम नहीं आ रहा है क्या? अभी देखते हैं, फिर से दोबारा से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम अभी दोबारा से निकालते हैं। 2 raised to the power 145 upon 5 then what will be the remainder? तो क्या करेंगे? 2 की पावर 145 है, 2 की पावर 145 का मतलब 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। उसका लास्ट डिजिट निकाल लो, कितना आया? 1 आया।
क्या आया? 1 आया। यानी कि जो पहला पावर साइकिल होगा, 2 का पावर साइकिल क्या होता है? 2, 2, 4, 8, 16, 16 का 6, यानी कि 2, 4, 8, 6। दिस इज द पावर साइकिल। तो पहला पावर साइकिल यानी कि 2, उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर विल बी 2, आंसर विल बी। क्लियर है बात? अगर 2 की पावर 147 होता, 2 की पावर अगर 147 होता, तब इसका रिमाइंडर क्या आता? तब इसका रिमाइंडर आता कितना? 3 आता। अभी तो 1 आ रहा है। अगर 2 की पावर 45 की जगह 47 होता तो रिमाइंडर क्या आता? 3 आता। अगर रिमाइंडर 3 आता तो इसका जो तीसरा पावर साइकिल है 8, ये इसका लास्ट डिजिट होता। एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 8 आ रहा हो, तो अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कोई भी नंबर पकड़ लो, 8 पकड़ लो चाहे 18 पकड़ लो, जिसके लास्ट में 8 आ रहा हो, इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी 3। तब इसका आंसर क्या होता? 3 होता। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एलसीएम लेने में क्या परेशानी हो रहा है भाई? इसको किससे किया? 4 से किया। 4 से मत करो, 2 से कर लो, छोटे नंबर से कर लो। 4 से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी यहां पर। 2 से करोगे तो 10, 21 और ठीक है, फिर 2 से करो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 21 इंटू 19। एलसीएम लेना तो आना चाहिए ना, एलसीएम लेने में क्यों दिक्कत हो रही है? मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा? ये हो जाएगा 20, 39, 7980 बात हो गया। ठीक है, नॉर्मल के जैसे ही होगा। यस, बिल्कुल नॉर्मल के जैसे ही होगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके किया करो वहां पर, ठीक है, तो आसानी से आ जाएगा। दोनों एक जैसी ही बात है। चलें आगे। चलो आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन। ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बताओ देखते हैं कौन करेगा इसको। हमसे ये बोल रहा है ये जो नंबर है, विच आर द नंबर्स दैट इज a दैट इज इक्वल टू दिस, b दैट इज इक्वल टू दिस, इज डिविजिबल बाय 489। इनमें से कौन से नंबर हैं, a या b में से कौन से ऐसे नंबर हैं जो 489 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे? कह रहा है दोनों है, a है केवल, केवल b है, या कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है अगर आपको फॉर्मूला याद है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला याद है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। देखो फॉर्मूला आपका ये है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है,
अगर देखोगे दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी आता है। अगर 162 और 327 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 162 प्लस 327 दैट विल बी 9, 8 एंड 4। यहां पर क्या आएगा 489 इंटू समथिंग, कुछ भी आ जाए अंदर, तो क्या मैं इसको 489 से डिवाइड कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। ये पूरी तरह से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ए से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय ए। व्हाट अबाउट बी? बी में देखोगे तो a माइनस बी आ रहा है। a माइनस बी का मतलब दोनों को क्या करोगे दोनों को यहां पर करोगे माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है। तो 612 माइनस 123 करोगे तो कितना आएगा, 7 8 9 8 और 4। यहां भी 489 आएगा अगर a माइनस बी लगाओगे यहां पर, क्योंकि अब ये a हो जाएगा, अब ये b हो जाएगा। अंदर फिर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहीं पे कैंसिल हो जाएगा 489 से। दैट्स वाई बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था फिजिकल साइंस में लास्ट ईयर। क्लियर है? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट कि भाई बाहर क्या आता है ए प्लस बी और यहां क्या आता है ए माइनस। माइनस करने पे 489 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? आएगा। 10 माइनस 2 8, दिस विल बी 5 माइनस 1 4। ठीक है, आएगा। कैलकुलेशन सही से करें, कैलकुलेशन में गलती ना करें, क्योंकि एग्जाम में अगर गलती करोगे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। छोटी छोटी सी चीज़ें गलत ना करें। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में एक सवाल दे रहा हूं, उनको करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। देखो एक क्वेश्चन तो ये दे रहा हूं, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको कर लेना और मुझे आंसर बताना। एक ये है और एक ये है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस टर्म? इस पूरी टर्म में नंबर ऑफ डिजिट्स बताने। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे फिर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करोगे तो भाई बहुत समय लग जाएगा। ऐसा तो नहीं करना है, इसका मतलब कोई और तरीका होगा। क्या वो तरीका है? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चन को मुझे करके इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में बताएं। दीज आर टू होमवर्क क्वेश्चंस। फिर हम कल के सेशन में बात करेंगे पजल्स के बारे में, ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका नंबर सिस्टम, जिसमें हमने सारे के सारे कंसेप्ट जिससे सवाल पूछे गए थे वाले सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर किया। ठीक है, तो अब आप जाके मॉक टेस्ट कर लेना। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से करना है, क्या करना है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि IFS की ऐप को इंस्टॉल करके वहां पर CSR एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे जाके उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए टिल देन थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग एंड यस, प्रैक्टिस करते रहो। आज क्या है, आज है 15 तारीख, तो मुश्किल से 9 दिन 8 दिन बाकी हैं, तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहो। ठीक है, रिवीजनिंग इंपॉर्टेंट। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ऑल राइट।